जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय 1 क्लास 6 का हिस्ट्री अध्याय 1 है, नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं तो क्या बताए थे कि अतीत के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी और पुरोहित, शिल्पकार, इन सभी का जो जीवन किस प्रकार जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे क्या बताए थे। लोग जो है सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर जो है लोग रहते थे, कई लाख वर्ष पहले से रहते आ रहे हैं। और आरंभिक लोगों में से जो कुछ जो थे, यहाँ रहने वाले कुछ लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब हुआ यानी जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या होते थे, परिचित होते थे। और ये जो जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाइए। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यहाँ पे क्या 8000 वर्ष पहले जो है स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू किया था। किसका, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। और इन्होंने जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और उसके बाद गारो पहाड़ियाँ और बिंद पहाड़ियाँ, ये दो क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो है कृषि का विकास हुआ। और सबसे पहले जहाँ चावल उपजाया गया वह स्थान कहाँ है, तो बिंद पहाड़ी के उत्तर में वह स्थान है। क्या बताए थे स्थान, कोल्डिहवा। क्या नाम है, कोल्डिहवा से सबसे पहले चावल का साच प्राप्त हुआ है, तो बिंद के उत्तर में स्थित है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सिंधु नदी का पता लगाओ। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। यदि आपसे पूछा जाए कि आरंभिक नगर का विकास जो है किन नदियों के किनारे हुआ था, तो क्या बताना, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। कितने वर्ष पूर्व, तो 4700 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितना वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और गंगा के जो दक्षिण में स्थान क्षेत्र जो थे प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे, तो मगध के नाम से जाने जाते थे, वर्तमान में बिहार है। और इसके जो शक्तिशाली शासक होते थे, इसके शासक कैसे होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे और इन्होंने विशाल राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद क्या बोले कि प्राचीन भारत में प्राचीन काल में जो लोग यात्राएं क्यों क्या करते थे, तो काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदा आ जाए, इसके कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो है दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में यानी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और धार्मिक गुरु जो होते थे लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में क्या पढ़ना है,
आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देश के नाम और अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। देखिए तो आइए, देश के नाम। देश के नाम इंडिया और भारत। तो इंडिया नाम जो है कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा। तो देश के नाम, अपने देश के लिए देखा जाए तो प्रायः हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए, हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया। तो इंडिया नाम किसने दिया? ईरानी और यूनानी जो थे, कितना वर्ष पहले आए थे? 2500 वर्ष पूर्व आने वाले ईरानी और यूनानियों उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। किधर से? उत्तर पश्चिम की ओर से, इस तरफ से, इधर से आए थे। और इन्होंने जो है सिंधु को क्या बोला? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश था उसे क्या बोले? इंडिया कहा गया। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा? किन लोगों ने दिया? इंडिया नाम जो है ईरानियों और यूनानियों ने दिया। आप जानते हैं भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था, यानी कबीला रहता था, उसके लिए उसका नाम क्या था? भरत। भरत नाम का प्रयोग उसके लिए करते थे। और इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संस्कृत के एक आरंभिक कृति ऋग्वेद। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद की रचना कितना 3500 वर्ष जो है पुरानी है। ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी। इसमें किसका चर्चा मिलता है? भरत। भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा। तो देश के नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? तो इंडिया जो है ईरानियों और यूनानियों ने दिया नाम, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के जो पूर्व में प्रदेश, इस नदी के यहाँ देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और इसे उन्होंने क्या बोला? हिंदोस और इंदोस। और इस नदी के जो पूर्व में प्रदेश है इसे क्या बोला? इंडिया। और भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम का एक कबीला था और उसी के नाम पर जो है भारत नाम पड़ा। अब जानते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत के बारे में जो जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक तरीका क्या है कि अतीत में जो पुस्तक लिखी गई उसे ढूंढें और पढ़ें। ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें जो है हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो पांडुलिपि किसे बोलते थे? जो पुस्तक होता था हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या बोलते थे? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। यानी पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। और ये पांडुलिपियाँ जो है प्रायः किस पर लिखी जाती थी? तो दो चीज़ों पर लिखी जाती थी, एक ताड़पत्रों पर और दूसरा भोजपत्र पर। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर और भोजपत्र पर। ताड़पत्रों और भोजपत्र। तो भोजपत्र को कहाँ से प्राप्त करते थे? कैसे तैयार किया जाता था? तो भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल से इसे तैयार किया जाता था। और भुर्ज नामक जो पेड़ है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो पांडुलिपियाँ जो है प्राय ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो पांडुलिपि किसे बोलते हैं, समझ में आया? पांडुलिपि किसे बोलते हैं, क्या बोलना है कि ये पुस्तकें जो हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या बोलते थे, पांडुलिपि बोलते थे, कही जाती है। और अंग्रेजी में जो पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, इतने वर्ष जब बहुत दिन हो जाता है तो ताड़पत्र और ये जो भोजपत्र है इसे पांडुलिपि को क्या किया, कीड़े जो थे खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी इतने वर्षों में क्या हुआ, कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ जो है आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है हमें, तो प्रायः मंदिर से और विहारों में प्राप्त होती है। विहारों यानी विहार जो बौद्ध लोग रहते थे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, मंदिर और विहार से में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी ये जो पुस्तक है पांडुलिपि, इनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक मान्यता और व्यवहार के बारे में पता चलता है, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। यानी पांडुलिपियों के अतिरिक्त और किनसे हमें अतीत के बारे में जान सकते हैं, तो महाकाव्य, कविताएं पढ़कर, नाटक, इन सब से भी जानकारी मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो अतीत के बारे में जानने के लिए पहला तरीका क्या है कि अतीत में जो पुस्तक लिखा गया है उसे ढूंढना है और पढ़ना है, ठीक। और जो अतीत में पुस्तक हाथ से लिखी गई उसे क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। पांडुलिपियाँ जो है लिखी मिलती है, कहाँ लिखी मिलती है, तो ताड़पत्रों पे और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पे, ताड़ के पत्तों पे और भोजपत्र पे लिखी जाती थी। और पांडुलिपियों को कहाँ से प्राप्त होती है पांडुलिपियाँ, तो मंदिर और विहारों से, याद रखना है, मंदिरों और विहारों से पांडुलिपियाँ जो है मिली है। और पांडुलिपियों से जानकारी किसकी मिलती है, तो धार्मिक मान्यता, व्यवहार के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती है, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त और स्रोत क्या हैं, महाकाव्य से भी हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं, नाटक, कविताएं, इससे भी। और ये सब जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। और कुछ प्राकृत और तमिल, 3 प्रकार के, याद रखना, संस्कृत, प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। तो ये हो गया पहला तरीका कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो पहला तरीका है कि पुस्तक को ढूंढना है, जो उस समय लिखा गया उसे पढ़ना है। दूसरा तरीका है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों के अध्ययन से भी हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो अभिलेख किसे बोलते हैं, सबसे पहले जानना है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख किसे बोलते हैं, तो बोलना ऐसा लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। और अभिलेख जो है दो प्रकार के होते थे। एक पहला आदेशात्मक, यानी जो इनमें आदेश दिया राजा
या शासक लोग क्या करते थे, आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। क्यों? क्योंकि ताकि लोग जो है देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। और दूसरे प्रकार का अभिलेख जो है इनमें कार्यों का विवरण मिलता है। राजा लोग जो लड़ाइयाँ लड़ते थे या अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो दो प्रकार के अभिलेख होते थे, एक आदेश को उत्कीर्ण करवाते थे, दूसरे में कार्यों के विवरण होता था। आदेश क्यों उत्कीर्ण करवाते थे? ताकि लोग जो है जनता उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनके आदेशों का जो है पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो दो प्रकार का अभिलेख उत्कीर्ण होता था, एक आदेश को उत्कीर्ण करवाते थे और दूसरा कार्यों के विवरण के लिए। तो जो कार्यों के विवरण के लिए अभिलेख था ये राजा रानी और अन्य दूसरे स्त्री पुरुष भी उत्कीर्ण करवाए। ठीक, अब आगे देखिए। तो अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? पहला तरीका क्या बोले, अतीत में जो लिखी गई पुस्तक है उसे ढूंढना है और पढ़ना है। दूसरा, अभिलेख का अध्ययन से भी प्राप्त जान सकते हैं अतीत के बारे में। और तीसरा तरीका है जो उस समय जो लोग जो थे वस्तुएं का प्रयोग करते थे। क्या? इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग लाई जाती थी। वस्तुओं को प्रयोग करते थे, उसे क्या करना है, उसका अध्ययन करना है। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जो करता है उसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद। तो ये तीसरा तरीका क्या है कि कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद जो होता है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? तो पत्थर और ईंट से जो बनी इमारत है उसके अवशेष मतलब जो टूट फूट करके जो बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? अवशेष। तो उसके अवशेष और चित्रों का अध्ययन करते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण इन सब का भी अध्ययन करते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो जो पुरातत्वविद होते हैं किसका अध्ययन करते हैं? तो किसका अध्ययन करते हैं? इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इमारतों के अवशेष का। चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषण का अध्ययन करते हैं। और साथ ही सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी छानबीन करते हैं, यानी सिक्कों का भी अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्या करते हैं? जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यानी किस जानवर का हड्डी मिला या चिड़ियाँ या मछलियों, इससे क्या पता चलता है? इन सब की हड्डियों से पता चलता है कि लोग जो है उस समय क्या खाते थे। और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो वनस्पतियों के अवशेष जो मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक, तो 3 तरीका है अतीत में जानने का। क्या है? पहला तरीका है कि पांडुलिपि, यानी अतीत में जो पुस्तक है उसका अध्ययन करना है। और दूसरा अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं और पुरातत्व से प्राप्त कर सकते हैं। यानी पुरातत्वविद जो है उस समय के लोग जो होते थे जो बर्तन या कई प्रकार की वस्तु का जो प्रयोग करते थे उसका अध्ययन से हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं?
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी जैसे ही हमें स्रोत मिल गया तो क्या होता है? अतीत के बारे में जानना, पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी इतिहासकार और पुरातत्वविद जो हैं इन सभी स्रोत का प्रयोग किस रूप में करते हैं? एक सुराग के रूप में करते हैं। तो क्या पढ़ें? अतीत के बारे में कैसे जानें? देखिए एक बार फिर से समझिएगा। क्या बोले? अतीत के बारे में जानने के लिए पहला तरीका क्या बताएं? कि जो अतीत में लिखी गई पुस्तक है उसे ढूंढना है और पढ़ना है। और अतीत में जो लिखी गई पुस्तक हाथ से लिखी होती थी उसे क्या बोला गया है? पांडुलिपि। उसे क्या बोलते थे? पांडुलिपि। और पांडुलिपियाँ जो है दो चीज़ों पे लिखी मिलती है, एक ताड़पत्रों पे और भोजपत्र पे लिखी जाती थी। और पांडुलिपियों को कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो मंदिर और बिहारों से प्राप्त हुआ है। पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मंदिर और बिहार से। और इनसे हमें जानकारी क्या मिलती है? धार्मिक मान्यता और व्यवहार के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता है, औषधियों, विज्ञान, इन सभी की चर्चा जो है पुस्तकों से मिलती है, उस समय के पुस्तकों से। और इसके अतिरिक्त और भी स्रोत हैं। क्या है? महाकाव्य, इसका अध्ययन करने से भी अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। कविताएं, नाटक से भी जानकारी मिलती है। और ये सभी जो है कौन कौन भाषा में लिखे होते थे? तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल, तीन भाषा का प्रयोग होता था। संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि अभिलेख। अभिलेख से भी जान सकते हैं कि अतीत के बारे में जाना जा सकता है। अभिलेख किसे बोलते हैं? तो ऐसे लेख यानी जो पत्थर पे लिखवाते थे या कठोर सतह पे लिखी जाती थी, उत्कीर्ण किए जाते थे, उसे क्या बोलते हैं? अभिलेख। अभिलेख जो दो प्रकार से प्रयोग करते थे, दो प्रकार, एक आदेश के रूप में और दूसरा कार्यों के विवरण के रूप में। आदेश के रूप में उत्कीर्ण करवाते थे कौन लोग? शासक लोग। क्यों? क्योंकि जनता या लोग जो है उसे देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। और दूसरे प्रकार का जो था कार्यों के विवरण। कार्यों के विवरण जो थे स्त्री पुरुष, राजा रानी सब करवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। और जैसे शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। और तीसरा स्रोत क्या है? तीसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातत्वविद। देखिए ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। कैसी वस्तुओं का अध्ययन? तो जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई है, इन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष का अध्ययन करते हैं, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और इतना ही नहीं, औजार, जो उस समय जो लोग कौन से औजार प्रयोग करते थे उसका अध्ययन करते हैं। हथियार, बर्तन, आभूषण, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। और इन सभी के अध्ययन करने से अतीत के बारे में जो जानकारी मिलती है। और सिक्कों का अध्ययन करते हैं। और इतना ही नहीं, पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे क्या पता चलता है कि लोग उस समय जो है क्या खाते थे, लोग उस समय क्या खाते थे। ये देखिए जैसे एक चित्र है घड़ा का। ये देखिए 4700 वर्ष पूर्व पात्रों का प्रयोग होता था, इस तरह का पात्र। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रयोग सिक्का। ये देखिए सिक्का है, उस समय के सिक्के। 2500 वर्ष पूर्व इस तरह का सिक्का जो है प्रयोग में लाया जाता था। तो क्या यहाँ तक समझ में आया?
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक, क्या बोल रहे हैं? अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक के शीर्षक देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए, हमारे अतीत। हमारा अतीत क्यों नहीं, हमारे अतीत लिखा गया है। क्या लिखा गया? हमारे अतीत। वही बोल रहा है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। किस वचन के रूप में? एक वचन नहीं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। हमारा अतीत नहीं बोला गया, क्या बोला गया? हमारे अतीत, बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा जो है इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी जो अलग अलग समूह जो थे उनके लिए अतीत के क्या अलग अलग मायने थे। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से क्या था? अलग था। और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। यानी हमारे अतीत शब्द का जो इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो बोलना है इस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि जो अतीत के अर्थ है अलग अलग समूह के लिए अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या बोला गया है कि पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजा रानी के जीवन से क्या अलग होगा। जो राजा रानी है और पशुपालक है या कृषक, क्या दोनों का जीवन एक सेम होगा? नहीं। तो दोनों का जीवन जो है तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। और जैसा कि आज भी देखिए अंडमान निकोबार में, कहाँ? अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग जो अपना भोजन कैसे करते हैं? मछलियाँ पकड़ के और शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देखें शहर में, तो शहर में रहने वाले लोग जो खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर क्या निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय के शासक जो थे अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो एक अलग प्रकार का जो भेद था वो क्या था कि शासक जो होते थे अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन जो आम लोग होते थे यानी शिकारी, मछुआरे, ये लोग अपने विजयों का मतलब जो काम करते थे उसका लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो इनके बारे में जानकारी हमें कैसे पता चलता है? तो पुरातत्व की सहायता से हम लोग जो है इनके जीवन के बारे में मदद मिलती है जानने में। पुरातत्व यानी जो उस समय जो लोग वस्तुओं का प्रयोग करते थे उससे हमें जानकारी मिलती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ में आया होगा आपको कि अतीत जो है एक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग जो है हमारा अतीत ना करके हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो बोलना है क्यों किया गया है, क्योंकि अलग अलग समूह के लिए इतिहास का मतलब, अतीत का मतलब जो है अलग अलग होता है। ठीक, अब कल की क्लास में तिथियों का मतलब समझेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और
बुक जरूर पास में रखें, जब भी पढ़ाई करें तो बुक पास में रखें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।